हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और पिछले लेक्चर्स भी आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर नहीं है क्लियर तो आप बताएंगे मेरे को, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा मेरे से हो सकेगा। देखिए ध्यान से, क्लास 12th का चैप्टर 4 हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम 4.6 एक्सरसाइज करेंगे। ये वीडियो नंबर पार्ट नंबर 10 है। आप लोगों ने अगर पार्ट 9 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 9 पार्ट 8 देख लीजिए, उसके बाद ही आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप अगर शुरू से सारे लेक्चर्स देखते हैं तो और अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं, और ये कुछ बेसिक बताने के बाद, क्योंकि यहाँ से एक आध नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का 101% वाला क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला यहाँ पर, क्लासीफाइंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये बताना है। तो बचपन में भी आपने सीखा था, अगर आप देखें बचपन में, यानी कि आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कंसिस्टेंट कब होता था, इनकंसिस्टेंट कब होता था, वो कुछ रूल लगा देते आप A1 अपॉन में A2 वाला। बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की फॉर्म से करना है। तो एक 2x2 का पहले बताता हूँ मैं आपको, देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैसे करना है आपको। क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू में 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू में 3। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। मेरी बात ध्यान देंगे अच्छे से। तो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये ब्रेक कुछ ऐसे होगा कि इसका कॉफिशिएंट है 1, इसका कॉफिशिएंट है 2, इसका कॉफिशिएंट है 2, इसका कॉफिशिएंट है 3। तो पहले तो आपको इसको ऐसे लिख देना है। अब क्योंकि आपके पास सवाल में x और y है तो इसीलिए यहाँ इक्वेशन में x और y भी आ जाएगा, और इक्वल टू में यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और ये 3। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ये है आपके पास A, इसको आपने बोला है x, और दिस इज फाइनली B। ये चीज़ है। लेकिन मैं अगर आपको इस क्वेश्चन में कहूँ कि आप इस x की वैल्यू निकालो, ये x और y निकालो, तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड आपको आता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। बट यहाँ पर आपको मैट्रिक्स से करना है। तो इस x को आप यहीं छोड़ेंगे, ये A जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर B हो जाएगा। अब रही बात ये A इनवर्स कैसे निकालना है, तो इसके भी फॉर्मेट जो है मैंने आपको बताए थे कि A इनवर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको याद हो तो। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। कुछ बातें और बता दूं, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हुई, जीरो नहीं आई, तो आप बोलोगे इट इज कंसिस्टेंट। क्या होगा ये, कंसिस्टेंट। आप जान रहे हैं ना कि पैरेलल होता था जब जीरो नहीं है, मतलब फर्स्ट कंडीशन A1 अपॉन में A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो पैरेलल होता था, पैरेलल नहीं, इंटरसेक्ट होता था। तो वही बात है कंसिस्टेंट। दूसरा बात, ये तो पहली बात हो गई बच्चों। दूसरी बात, अगर सपोज A इनवर्स मतलब A डिटरमिनेंट करने पर जीरो आ जाए तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपको एडजॉइंट ऑफ A निकालना है और इस B से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ A निकालना है और इस B से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो मल्टीप्लाई करने पर जीरो बन जाता है, क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, तो आप बोलोगे इट इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट तो है बट इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी आप इसके हल नहीं निकाल सकते। यूनिक, इसका तो मतलब क्या हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता था तो याद आ रहा होगा आपको कि आप दो वैल्यू निकाल लेते थे, एक्स और वाई। ये सिर्फ यहाँ पे वेरीफाई के लिए ये एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तीसरी बात बच्चों, अब मान लो कि आपके जीरो आ ही गया, जीरो तो आ ही गया है, और आपने एडजॉइंट ऑफ ए को जब मल्टीप्लाई किया बी से और वो जीरो नहीं बना, उसका आंसर कुछ और आया मल्टीप्लाई करने पर, तो आपको बोलना है कि इट इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे आप इसको, इनकंसिस्टेंट। ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे क्या इसको, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको पता होगा कि पैरेलल वाली कंडीशन में हम क्या कहते थे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है बच्चों। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और यही बातों को हमें प्रूव भी करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले ये एक्स और वाई की वैल्यू तो हम आगे निकालना सीखेंगे। ये एक फॉर्मेट है, तरीका है कि सवाल को इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे हर क्वेश्चंस को। उसके बाद ठीक है,
ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, बी हो गया, एक्स वैल्यू निकालनी है तो ये उस तरफ से जाएगा। अब ये ए इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखाया था। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर ये देखो मैं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना होता है तो आप कहते हो एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आ रहा है कुछ आपको? मैंने इस तरह से पिछले लेक्चर में बताया था। यानी पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपको कोफैक्टर निकालना है, फिर आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आइए पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। यानी पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, चेक करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ही तो आगे के प्रोसेस होंगे। अगर जीरो नहीं आएगा तो हम यही छोड़ देंगे इसको, अगर जीरो आ जाएगा डिटरमिनेंट तो फिर उसको इन दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्लियर इस चीज को? तो देखिए ध्यान से क्या किया आपने, देखिए 3 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ गई -1। यानी कि -1 इक्वल टू नहीं है किसके, जीरो के। तो आप बोलोगे इट इज कंसिस्टेंट। क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कर समझ में आ गया आपको कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये आपका जीरो नहीं होता। और उसके बाद फिर तो बता दूं आपको कंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट तो अभी भी है, कंसिस्टेंट एक कंडीशन और है, जीरो तो आ गई बट आपको चेक करना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को आपने बी से मल्टीप्लाई किया और वो जीरो आ जाता है तो आप बोलोगे ये कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं आता मल्टीप्लाई करने पर तो आप बोलोगे ये इनकंसिस्टेंट है और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उठाया, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है बच्चों, x + 3y 2x + 6y इक्वल टू में 5 इक्वल टू में 8। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, आपने लिखा 1 2 3 6, इतनी बातें क्लियर। फिर यहाँ पे लिखते हैं आप x और y और फिर यहाँ पे लिखते हैं आप 5 और 8। ये है आपके पास a, ये है आपके पास x, ये है आपके पास b। आपको हमेशा फॉर्मेट कुछ इसी तरह का बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको इससे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। जब आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 6 1 जा 6 -6, तो आंसर कितना गया, 0 आ गया। तो 0 आने के बाद आप इसे चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन ने आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी पूछी है। अभी आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ a। तो कोफैक्टर ऑफ a कैसे आता है पता होना चाहिए आपको। तो कोफैक्टर ऑफ a के लिए आप इसे छुपाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। ये छुपाएंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 आ जाएगी, कर रखा है आपने। ये छुपाएंगे सॉरी हाँ, अब ये छुपाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। और इसको यहाँ पर डिलीट करने से कितना आ जाएगा, 1 है। 2/2 तो बहुत आसान होता है। और साथ में मैंने कहा था प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस, ये रूल था, है ना। रूल तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो जो मैं बताया था ऑड वाली प्लेसेस। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तो एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है, कैसे आपने लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए को आपको क्रॉस करना है बी के साथ। अगर मल्टीप्लाई करने पर वो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। 0 नहीं आया तो आप बोलोगे इसका मतलब वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये रहा 6 -2 -3 और 1, और बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, 5 और 8। देखिए ध्यान से, बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, 5 और 8, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आसानी से। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है तो 6 5 जा 30, इसको इससे किया माइनस का 18, भाई 0 तो दिख ही नहीं रहा कहीं से बन रहा है। इसको इससे किया माइनस का 10 और दिस इज प्लस का 8। तो क्या ये 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया तो 12 आया और नीचे सॉल्व किया तो कितना आया, 2 आया माइनस का। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 0 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट। और जब ये इनकंसिस्टेंट है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यानी आप इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से भी सेम वही बातें हैं जैसे आपने करनी है। 3/3 का मैट्रिक्स से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिनकी भी वैल्यूज़ नहीं दे रखी तो उसको एक्स मतलब वो 0 मान लेते हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं जो आपको खुद करके वेरीफाई करके चेक करना है। फिर दोबारा बता दूं मैं आपको, अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो आपको उसके बाद आगे के 2 प्रोसेस और करने हैं जो बताए मैंने आपका। अगर आपका 0 नहीं आता तो आपको बोल देना है ये कंसिस्टेंट है, वहीं छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 2 है क्वेश्चन आपके पास, एक 3/3 का है और एक 2/2 का है। तो मैं पहले 2/2 का करके दिखाता हूँ, फिर एक 3/3 का करके दिखाता हूँ। तो 2/2 में क्वेश्चन सपोज मैंने ये वाला उठा लिया बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x + 2y
इक्वल टू में 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू में 5। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का, ये बुक का 7 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर a बनाना है, तो आपने लिखा 5, 7, 2, 3। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, x y लिखना है, क्योंकि सवाल में x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 4 और y 5 लिखना है। इस तरह से ये तरीके समझ में आ रहे हैं आपको। अब सबसे पहला प्रोसेस आप बोलेंगे इसको a, इसको x, इसको b। तो फाइनली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे a इनवर्स b करना है। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये चीज़ जब उधर जाएगी अपॉन में जाएगी तो a हो जाएगी, जब ऊपर जाएगा तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है कि ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 जा 14, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी ये आगे कंसिस्टेंट है, ये आगे बढ़ेगा। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आप पहले कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको छुपाया तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये डिलीट हुआ तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, यही प्रोसेस तो होता है। ये डिलीट हुआ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये डिलीट हुआ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये तरीके आपको आते हैं और प्लस माइनस आप लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस ये फॉर्मेट होता है। और बताया भी था मैंने आपको, अगर जोड़ने पर ऑड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आपका नेगेटिव प्लेस होता है। क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो ऑड ही बन रहा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ से आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको इसको ट्रांसपोज करना है। ये 3 है, ये -7 है, ये -2 है और ये 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस सवाल में जाएंगे और सवाल आपसे कह रहा है चीख के कि x इज इक्वल टू में a इनवर्स b, और ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए तो आपके पास 1 आया था, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे सवाल पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, यही हो जाएगा, यही तो आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि आप यहाँ 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसी वैल्यू को 3 -7 -2 5, यानी इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए b के साथ, यानी कि 4 और 5 के साथ। अब ये है x की जगह पर x और y, यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए कैसे, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10। फिर आप देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 7 4 28 और 5 5 जा 25। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ऊपर बच गया आपके पास 2 और नीचे आ गया आपके पास -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -3 हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, आप इजी से कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद वो पेपर में आपके 100% आता है। ध्यान देंगे, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 3x3 मैट्रिक्स से, एक 3x3 का मैं करा रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चनों को भी बना के देखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ बच्चों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना इस चीज़ को। बोर्ड एग्जाम में CBSE में आया हुआ है 6 मार्क्स का, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का है। स्टार बना लीजिए, आप इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि ए दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड ए इनवर्स। अब यही देख के आप परेशान नहीं होना, इसने ए इनवर्स बोला है, कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, ये और ये अलग नहीं है बच्चों, इन्हीं बातों को यहाँ पर एक्सपेंड किया गया है, इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। आप ये देख के कंफ्यूज मत होना। तो आप अगर इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको बिल्कुल बहुत आसानी से लिखते हो, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। इस बार उसने आपको क्वेश्चन की इक्वेशन बना के दे दी, इसको आपने क्या लिख दिया, x y z, और फिर इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, 11 -5 -3। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है a, ये है x और ये है b। तो फाइनली x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। यही तो प्रोसेस है। अब सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे दोबारा एक बार, a बराबर, ताकि मेरे को करने में आसानी हो। a क्या है आपके पास, 2 है, -3 है, 5 है। b क्या है आपके पास, मतलब ये है 3 2 -4 है, ये सेकंड, और थर्ड रो है आपके पास 1 1 1 1 -2। तो सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, आपको आता है। आपने ऐसे छुपाया, फर्स्ट रो से कर रहे हो आप, 2 लिखा, ये कैंसिल 2 2 4,
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई होगा, बीच माइनस आता है ना। फिर सेकंड पोर्शन माइनस का होता है और ये ऑलरेडी -3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपने सॉल्व किया इसको, ये डिलीट 3 2 6 माइनस का, और बीच में फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। नेक्स्ट 5 हो गया। फिर आपने इसको भी डिलीट, इसको भी 3 1 3 और ये 1 2 2। ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, देखो ना, इसको छुपा देते हैं इस तरह से, 3 1 3 और माइनस का 2 1 2। क्लियर है इस चीज़ को। अब ये तो आइटम 0 हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो गया। ये प्लस का 3 और मल्टीप्लाई में जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -6 + 5, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, बस -1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब आपको कोफैक्टर निकालना है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना ध्यान से। अब आपको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है, तो मैं A11 निकालूंगा। A11 का मतलब मुझे इस वैल्यू पर क्या चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 2 4, यानी कि माइनस का 4 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4 बन जाएगा, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 0 वैल्यू आ गई। क्लियर है इस चीज को। फिर मुझे A12 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। देखो डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 3 2 -6 और फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस वाला 4 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ये ऑड है तो इसीलिए आप आगे माइनस लगाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लस का 2 आ जाएगा। फिर आपको A13 निकालना है। A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। देखिए ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, क्या होगा, 3 1 3 और -2, तो आप बोल सकते हो 3 1 3 और माइनस का 2, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। क्लियर है। अब आपको सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम निकालना है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। देखिए ध्यान से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे आप, ये वाली लाइन डिलीट, ये वाली लाइन डिलीट, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, फिर बीच में माइनस आएगा और फिर ये माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। क्योंकि यहाँ पर ऑड है तो आगे माइनस भी आ जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा प्लस का 11, क्योंकि माइनस माइनस ये हो गया। ठीक है। अब A22 निकालना है, यानी सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब इसे डिलीट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस का 4। क्या हो गया, ये माइनस का 4, और बीच में माइनस आता है तो इसीलिए माइनस लगा देंगे। देखिए ध्यान से, ये डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4, ये भी इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 9। क्लियर है इस चीज को। A23 निकालना है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। अब देखिए सेकंड रो का थर्ड कॉलम मतलब ये वाली बात, इसको डिलीट, इसको डिलीट, तो 2 1 2 करेंगे और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये आपके पास माइनस का 5 हो जाएगा। ये 6 कॉलम आपके पास आ गए। अब आपको थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम निकालना है, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम मतलब बच्चों देखो ध्यान से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट, ये डिलीट, 3 4 12, 3 4 12, माइनस का 2 5 10, देखिए ना, 2 5 10, 3 4, ये डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम आप देख लीजिए पहले, यहाँ पर थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये डिलीट, ये डिलीट, 2 4 माइनस का 8, फिर माइनस लगाना है बीच में, और 5 3 15। अब देखिए ध्यान से, चूंकि यहाँ पर ये ऑड है, तो आगे माइनस हो जाएगा, तो ये -23 हो गया, तो ये हो गया प्लस का 23। क्लियर हो रही है बातें, आगे देखिए क्लियर हो रही होंगी बातें मेरे ख्याल से। अब ये छुपाएंगे आप, इसको लास्ट है थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो 2 2 4, फिर माइनस बीच में आता है ऑलरेडी माइनस में, तो प्लस का 9, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। अब ये इस तरह से आपके पास प्लस माइनस में कन्वर्ट होकर आपके पास क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से, इसको छुपाया तो ये आया ऐसे, ये आया ऐसे। अब आपके पास कोफैक्टर आ गया, तो आप लिखेंगे ध्यान से, कोफैक्टर ऑफ ए, जो वैल्यूज क्या दे रहा है आपके पास, दे रहा है 0 2 1 11 -9 -5 2 23 13, 2 नहीं है 12 है, सॉरी 12, ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब कोफैक्टर तो आपके पास आ चुका है बच्चों। अब कोफैक्टर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका बहुत ही इजी वे में एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट का प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब आपको क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इसको ट्रांसपोज कर देंगे बहुत ही ईजी वे में। एक बार हम दोबारा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, जल्दीबाजी में एक बार देख लेते हैं दोबारा। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर A11 निकाला, A11 निकाला, तो देखिए ध्यान से क्या किया आपने, इसे छुपाया। क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल यही है, क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल यही है। देखेंगे चेक करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन सही लिखा है हमने। क्वेश्चन है आपके पास 2 3 1
-3 2 1 5 -4 -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, जब आपने A11 निकाला तो बहुत इजी से आपके पास 0 आ गई, आपने डिलीट किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब आपने A12 निकाला तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से डिलीट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई सॉल्व किया, 2 आया। A13 निकाला तो ये भी बहुत अच्छे से डिलीट किया, 3 1 3 और माइनस का 2 तो आपके पास 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। और जब हमने A21 निकाला तो A21 देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ से ऐसे गया, 3 2 जा ये 6 हुआ, प्लस का 6। क्यों प्लस का 6 हुआ? क्योंकि माइनस और माइनस मिल गया। और ये 1 5 जा, जब -5 हुआ तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। और वो 1 कौन सा आएगा? माइनस का 1। तो ये मिस्टेक हुई है। एक बार ऐसे अच्छे से वेरीफाई दोबारा कर लेंगे जल्दी से, या तो गलती ना हो या तो ध्यान देखेंगे। अब A22 की बात करेंगे, जब इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपके पास -4। क्या हुआ? -4। और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई तो -9, बिल्कुल ठीक है। अब जब A23 की बात करेंगे, सेकंड रो का थर्ड कॉलम डिलीट हुआ तो ये 2 2 हो गया और +3 हो गया तो ये 5 हो गया, बिल्कुल ठीक है। -5, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, अब जब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम तो जब आपने इससे डिलीट किया तो ये हो गया 3 4 जा 12 और ये हो गया 2 5 10। तो ये 2 सही लिखा था मैंने, ये 2 ही रहेगा। मैंने इसको जल्दीबाजी में 12 कर दिया। क्लियर है यहाँ तक कि ये 2 ही रहेगा? देखिए ये 2 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे 32, जब थर्ड रो का सेकंड कॉलम निकालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई? ये आपके पास 23, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड रो का थर्ड कॉलम निकालेंगे तो ये आपके पास 13। देखो यहाँ से आप इस तरह से कर लेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, एक चीज़ थोड़ा समझेंगे ध्यान से कि अब हम जब इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही है हमारे पास। एक बार मैं दोबारा यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से कि आपने लिखा 0, आपने लिखा 2, आपने लिखा 1, आपने लिखा -1 -9 -5। अब यहाँ आ गया 2 23 और 13। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। अब आप यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। इतना करने के बाद रुकना नहीं है आपको। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? इसको ट्रांसपोज करेंगे 0 2 1 -1 -9 -5। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 2 23 और 13। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ए आने के बाद आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट आपके पास -1 आया तो आप -1 लिख दीजिए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो भी है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट, मतलब फाइनली लिख दीजिए इस तरह से। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। इस माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यूज क्या होंगी? चेंज हो जाएगी। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यूज क्या बन जाएगी? देखिए ध्यान से, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा अंदर। क्लियर है? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो अब आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि x की वैल्यू क्या थी? a इनवर्स इनटू में b था ना बच्चों। तो यहाँ x का मतलब क्या है? x है, y है, z है और a इनवर्स की वैल्यू अभी आपने निकाली क्या? 0 है, 1 है, 2 है। 2 क्या है? माइनस का है। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। फिर b क्या है? 2 है, उसके बाद माइनस का 2 है, फिर आपके पास -2 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 23 है, फिर 1 है, फिर यहाँ -5 है, फिर ये 13 है। ये वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं। ठीक है, +5 है, हाँ +5 है क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो +5 हो गया, है ना। +5 है और ये माइनस का 13 है। इतनी बातें क्लियर हो गई? ये चीज़ें आगे क्लियर आपको? अब मेरी बात ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे ध्यान से। देखिए ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या क्या आया? 0 है, 1 है, -2 है। ठीक है, -2 है, -2 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 23 है, फिर -1 5 है, -13। ये आपने वैल्यूज़ कहाँ से निकाली? ये वैल्यूज़ आपके पास बच्चों ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये ए इनवर्स। अब इसके बाद आपको बस एक छोटा सा बस लास्ट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद आपको बी की वैल्यू लिखनी है। तो बी क्या था इस सवाल में? देखिए बी की वैल्यू क्या थी? तो बी की वैल्यू अगर आपको याद आ रही है, देखिए 11 -5 और -3 थी। आप इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 11 -5 और 3 -3।
अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो गया। क्लियर है इस चीज़ को? ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा -22, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा -45, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -9 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा -11, ठीक है। उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -25, फाइनली +39। तो ये कैलकुलेशन तो आपको बहुत अच्छे से आती होगी और ये आता भी है आपको अच्छे से, आप कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं, बस चेक कर लीजिए। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से हो गया, ये -2 है, ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये +6 हो गया। वेरी गुड। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -22, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -49, ये हो गया आपके पास माइनस में ही। ठीक है बच्चों, माइनस में ही होगा क्या? 23 माइनस में था, प्लस में था, 23 माइनस में था, मिस्टेक हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखिए ध्यान से, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 11 हो गया माइनस का। ठीक है, ये इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो -25 हो गया, ये यहाँ 39 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वैल्यूज क्या निकल के आ रही है, ये आ रही है 1, ये सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है 2, ये सॉल्व करने पे यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास 3। तो फाइनली आपके पास देखेंगे ध्यान से, तो x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 2, z की वैल्यू हो गई 3। यही तो निकालनी थी आपको। आप एक बार अच्छे से बनाएंगे, देखिए प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं बहुत अच्छे से। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं एक बार फिर इस लेक्चर को दोबारा बना दूंगा। आज की क्लास में आपका 4.6 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आसानी से, आपको समझ में आया होगा। आप बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। बाय। मैं विकास मिश्रा।